हाँ, तो आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ लिया कि रिएक्शन दो टाइप के, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। और आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हुआ? ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके थे हम, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूं तो देखो, कुछ हमको और भी सारी चीजें, लिमिटिंग रीजेंट भी एक होता है, चलो पढ़ लेते हैं। लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है कि ऐसा रीजेंट जो लेस अमाउंट में होता है, और क्या होता है सबसे पहले वही एग्जॉस्टेड हो जाता है। यानी दोज रिएक्टेंट, या क्या बोले आप कि दोज रिएक्टेंट स्पीसीज विच कंज्यूम फर्स्ट, दोज रिएक्टेंट स्पीसीज which consume first are called limiting reagent। ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा स्पीसीज जो रिएक्शन में क्या हो जाता है कि कंज्यूम, सबसे पहले कंज्यूम मतलब खत्म हो जाता है, सबसे पहले वही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और बता दूं मैं, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है किसी मतलब प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इट डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी जो प्रोडक्ट है आपका, वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनेगा, कितनी अमाउंट में बनेगा, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा आपका? तो वो डिसाइड करेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आपके सॉरी हाँ, तो एग्जांपल की मैं बात करूं तो चलो वही मिटाता क्या हूं, एग्जाम्पल मेरे पास में है। एग्जाम्पल आपका ऐसा हो सकता है कि चलो मैं एग्जाम्पल की क्या बात कर रहा हूं, मैं सीधे सवाल देता हूं आपको। सवाल आपका ये है, सवाल आपका है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अमोनिया formed in Born-Haber cycle Born-Haber process when 20 ग्राम N2 एंड आपके कितना ग्राम H2 था? 70 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट। बॉर्न-हैबर प्रोसेस में क्या है कि बॉर्न-हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो बॉर्न-हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है, तो अमोनिया का हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। जब 20 ग्राम N2 और 70 ग्राम H2 को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उसमें कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो जब ऐसे रिएक्शन की मैं बात करूँ, अगर रिएक्शन लिखने का मतलब सोचूं, रिएक्शन कैसे लिखोगे? रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे, रिएक्शन कैसे लिखोगे? आपका N2 और प्लस H2, यही तो रिएक्शन होता है बॉर्न-हैबर साइकिल में। बनता क्या है? 2NH3। आप रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर लो, तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, एक देखो नाइट्रोजन का, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे यानी तो कितना आएगा? वैसे नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर?
14, तो 14 दूनी 28 यानी 28। अब इसका करोगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 H2 का 2 3 दूनी 6, ठीक है। ऐसा करोगे तो 14 3 17 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 17 दूनी 34, ठीक है। तो यानी यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर 28 ग्राम N2 6 ग्राम यानी 6 ग्राम H2 से रिएक्ट करता है तो कितना बनता है अमोनिया 34 ग्राम अमोनिया बनता है, 34 ग्राम अमोनिया बनता है। तो ये चीजें हमने इस चीज को देखा। अब देख हमको सबसे पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप देख लो कि अच्छा आप इस चीज को देखो ना कि 6 ग्राम H2 और 28 ग्राम N2 आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। देखो अब मैं इस चीज को थोड़ा सा क्या करता हूँ इस तरीके से लिखता हूँ कि 28 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम H2 से, यानी 28 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम H2 से। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा 1 ग्राम N2 कितने ग्राम H2 से रिएक्ट करेगा। तो इस चीज को इधर ले आओगे तो 6/28 ग्राम H2, ठीक है। तो कितना आया 1 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा आप तक इतने से इतने ग्राम H2 से। इसी तरीके से मैं बात करूँ कितना दिया है आपके 20 ग्राम 20 ग्राम N2 कितने से रिएक्ट करेगा तो 6/28 × 20। आप जरा इस चीज को देख लो यानी कितना होगा आपका अबाउट इतना, ठीक है। यानी अगर 20 ग्राम N2 को रिएक्ट करना है, ठीक है, H2 से तो कितने ग्राम H2 की आवश्यकता पड़ेगी इतना ग्राम H2 की आवश्यकता पड़ेगी। और H2 कितना है H2 दिया है 17 ग्राम, यानी जितना चाहिए 20 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए जितना H2 चाहिए उससे कई ज्यादा क्या करना है उससे कई ज्यादा गुना आपने H2 लिया है। यानी क्वांटिटी कितना चाहिए था मोटा मोटा मान लो कि 5 ग्राम, तो 5 ग्राम H2 की आवश्यकता थी। अगर 20 ग्राम N2 को रिएक्ट करना था तो 5 ही ग्राम ही चाहिए, और लिया था कितने मैंने 70 ग्राम लिया था। तो 70 ग्राम H2 लिया था आपने, तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो क्वांटिटी H2 की बहुत ज्यादा कम है, यानी H2 बच जाएगा ना 5 ग्राम, तो 5 ही ग्राम हो सकता है तो 5 ग्राम में रिएक्ट कर लेगा, बाकी जो 65 ग्राम क्या हो जाएगा H2 बच जाएगा नहीं बचेगा बच जाएगा। और अगर एक बच गया H2 क्या हुआ बच गया, यानी पहले खत्म कौन हुआ आपने 2 रिएक्टेंट लिया था एक N2 और एक H2, तो बचा कौन मतलब बचा H2, यानी खत्म पहले कौन हुआ पहले कंज्यूम कौन हुआ तो N2 क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, यानी हेंस हियर हेंस N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे क्या होगा N2 लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ अब जैसी सी बात मैंने क्या कहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसी की बेसिस पे मान लेते हो 1 ग्राम इधर 28 ग्राम N2 34 ग्राम NH3 बना रहा है, यानी 28 ग्राम N2 से कितना मिल रहा है 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। अगर मैं बात करूं 1 ग्राम N2 कितना ग्राम अमोनिया बनाएगा 34/28 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से 20 ग्राम आपने लिया था तो 20 ग्राम कितना बनाएगा 28 तो कितना होगा 4/27 ठीक है। आपके कितने हो गए यहाँ पे टोटल
इतना ग्राम आपका क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, इतना ग्राम 24 यही आपका आंसर होगा 24.28 यानी 24.28 ग्राम आपके अमोनिया बनेंगे। तो लिमिटेड रिएजेंट का केस हमने समझ लिया। देखो अगर मैं बात करूँ अभी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की, हो गया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या बात कर रहा था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, एक्सटेंट मतलब किस हद तक पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है, कोई रिएक्शन कहाँ तक पहुंचा, इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम, अगर आप इसके लिए एक टर्म यूज होता है जाई, क्या होता है जाई, तो जाई इक्वल टू क्या होता है, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जाई इक्वल टू, ऐसे मान लो हमारे पास ऐसा है ना कि मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जनरल लिख देता हूँ, फिर उसके बाद पर्टिकुलर देख करके हम चीज़ों को देख लेंगे किस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मान लो कि हमारे पास कोई है A प्लस बी से कन्वर्जन हो रहा है C प्लस डी में, यानी A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं, C और D बना रहे हैं प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि इस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे। तो जैसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है, NT माइनस N नॉट और डिवाइडेड बाई आपके कितने नीचे आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर टाइम नीचे टाइम नहीं रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा, क्या रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसे आप न्यू से हम लोग यहाँ पे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा NT क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल एट टाइम, किसी टाइम t पे कितने नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। और ये n नॉट क्या है, n नॉट है आपका नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब आपने इस समय अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ था तब जो नंबर ऑफ मोल थे वो उस चीज को बता रहा है n नॉट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका नहीं होगा। ऐसे मान लो कि इस रिएक्शन के लिए मुझे लिखना है, ये वाला जो रिएक्शन था A प्लस B बन रहा है C प्लस D, इस रिएक्शन के लिए लिखना है। तो इस रिएक्शन के लिए कैसे कैसे लिखोगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजों को, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो हाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद ही रखना है। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मैं अगर लिखूँ इस चीज को तो क्या लिखूंगा, ए है ना आपका, मैं पहले लिख रहा हूँ A के रिस्पेक्ट में, क्या लिख रहा हूँ A के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट A के रिस्पेक्ट में, तो N T माइनस N नॉट, और यहाँ पे मान लो ये था AB का सपोर्ट है, ये स्मॉल c और स्मॉल b, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा। देखो ऊपर क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल एट टाइम t, ठीक है। यहाँ पे मैं A लगा दे रहा हूँ, बाहर क्या लगा दे रहा हूँ A, नहीं तो आप अगर बाहर नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है। NT किसका, मतलब नंबर ऑफ मोल एट टाइम t किसका, A का, A हो गया, और नंबर ऑफ मोल एट टाइम t इक्वल टू 0 किसका, A का, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, A का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखना है आपको, यहाँ पर माइनस लिखना है, थोड़ा वही वाली बात है ना, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन घटेगा जैसे जैसे रिएक्शन होगा, जैसे रेट में हम लिख रहे थे वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि इसका घटेगा। इसी तरीके से माइनस क्या हो जाएगा, इस तरीके से NT ऑफ B माइनस N नॉट ऑफ B और डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है B का, तो स्मॉल b, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखोगे वाला, तो NT किसका, C का, N नॉट किसका, C का, और डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, NT किसका, D का, N नॉट किसका, D का, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट D का, हमें प्लस प्लस आएगा तो ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो ये है आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का बताता है कि मतलब रिएक्शन कहाँ तक पहुँचा, ठीक है, कहाँ तक पहुँचा रिएक्शन। तो मैथमेटिकली इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं।
हाँ देख एक बार और देख लो कि रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म में यानी जाई के टर्म में हमको लिखना है। तो रेट इक्वल टू यानी आर, रेट इक्वल टू आर, रेट को हम मतलब ऐसे शॉर्टकट में आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी जाई बाई डी टी, ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके टर्म में अगर बात करें तो डी जाई बाई डी टी इक्वल टू आपके रेट की इक्वल होगा। ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया, आगे चले। तो आगे चलते हैं हम, आगे हम देखते हैं क्या क्या है। अगर आगे मैं बात करूं, अब देखो हमको क्या पढ़ना है, कुछ सम टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सम टर्मिनोलॉजी। देखिए कुछ यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उन टर्मिनोलॉजी को पढ़े हुए बिना आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए उस टर्मिनोलॉजी को जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो कौन सी टर्मिनोलॉजी, पहली नंबर है आपका मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इस चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, किसी रिएक्शन में द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज which take participate in a elementary reaction, in a elementary reaction are called molecularity of the reaction, are called molecularity of the reaction। हाँ तो लिखता हूं मैं इस चीज को, the number of reacting species which take participate in a elementary reaction are called molecularity of reaction, molecularity of reaction। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हो। तो जिस भी रिएक्शन मतलब कितने स्पीसीज क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट के कितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच टेक पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। वैसे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पढ़ा जाता है मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो उनका हर एक स्टेप का अपनी अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट स्पीसीज क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं आप, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है ना, जैसे रिएक्शन लिखा जाएगा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इसकी मॉलिक्यूलरिटी ये होगी। तो मान लो N2 + 3s2 और बन गया आपको 2s3। अब क्या है, अब इसके लिए आपको पूछा जाए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो सिंपल सा आप देख रहे हो कि देखो इसके द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ S2, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात होगी। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, यानी कितने हो गए 4, टोटल कितने हो, कैसे 4 होगा,
तो 3 + 1 यानी मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल N2 पार्टिसिपेट कर रहा था और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 पार्टिसिपेट कर रहा था। इस रिएक्शन को होने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो कितने रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 4। ठीक है, ये तो इधर वाला तो प्रोडक्ट है ना, तो रिएक्टिंग मतलब रिएक्टेंट स्पीशीज कितने पार्टिसिपेट किए? 4। तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? मॉलिक्युलरिटी आपके 4 हो गए। ऐसे मान लो कोई रिएक्शन और है हमारे पास, जैसे मान लो कि है आपके पास में ना अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, अभी जो मैंने पढ़ा था। तो अमोनियम नाइट्रेट में क्या है कि मान लो कि ये रिएक्शन जब होगा तो N2 बना और 3H2 बनेगा। बाकी रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस होगा? 3H2 अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी यहाँ पे NO2 था, हाँ तभी तो नहीं बैलेंस हो रहा है। अमोनियम नाइट्रेट इस तरीके से सही सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कितने रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 1। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास है कोई रिएक्शन है C+O2, क्या बन गया? CO2। तो इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 1 तो इसकी मॉलिक्युलरिटी होगी 1 + 1 = 2। तो रिएक्टेंट को आप देख करके किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके आप पता कर सकते हो कि इसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। ठीक है, क्या है? अगली थ्योरेटिकली तरीके से आप पता कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि केमिकल जो रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसमें कितने बस काउंट कर लेना है, सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप ऐड कर देना है, वो आपकी आ जाएगी क्या? मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी ये चीज होती है। देखो अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूंगा तो मॉलिक्युलरिटी, अच्छा उस जो डिफरेंस है ना अभी मैं बता दूंगा, उसको आप टेंशन नहीं ले। ठीक है, हाँ अब दूसरी बात मैं करता हूँ कि ये मॉलिक्युलरिटी हो गया। आप एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके, अभी तो बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था ऑर्डर की। दूसरा टर्मिनोलॉजी हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन के लिए क्या मतलब कौन वो रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant which decide the rate of reaction are called order of reaction with respect to that reactant। ठीक है, मैंने क्या कहा कि द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। तो कोई रिएक्शन जब हो रहा होगा तो उसके लिए जब आपने ली चेटिए सॉरी लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन आपने पढ़ा है, तो लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन क्या बोलता है कि लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन बोलता है कि कोई भी रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन will be directly proportional to active mass of reactant is to the raised power some
आर मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये चीजें आपको क्या बोल रहा था, एक्टिव मास ऑफ एक्शन बोल रहा था। यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या होता है कि प्रोपोर्शनल होता है, उस पर कुछ पावर लगी होती है। ये चीजें कौन बोला था, लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच डिसाइड द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है ना कि मान लो हमारे पास में क्या है कि इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। सपोज ये मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है। अब मान लो कि इसके लिए हमने रेट लिखा, क्या लिखा, रेट। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्टिव मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखो, रिएक्टेंट कौन है, ए है, ए का कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर क्या है, बी है, तो बी का कंसंट्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ। तो यहाँ पे कौन कौन जो भी आपके रिएक्टेंट थे, कौन कौन था, ए था, बी था, इन दोनों के कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब इसके जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पे कुछ पावर भी होगा, क्या होगा, कुछ पावर है। मान लो कि अब मुझे नहीं पता पावर क्या होगा, क्योंकि ये आप रिएक्शन को देख करके नहीं इसे पावर लगा सकते हो। पावर वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का वह पावर, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे वह पावर जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, विच डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वह पावर जो रेट को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आप जिसको देख लीजिए कि इसका इस पे पावर कितना है, अल्फा, इस पे क्या पावर है, बीटा। यानी अगर आप बात करोगे रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे, ए के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में कितना है, अल्फा। क्योंकि जो अल्फा पावर है ना, यही डिसाइड करेगा कि इसके रिस्पेक्ट में मतलब क्या इस रेट पे, इस रेट का, इस रिएक्शन के रेट को मतलब पानी पी लेते मिनट, गला बज रहा है। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा, क्योंकि अल्फा ही जो है पावर, इसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, इस ए जो रिएक्टेंट है उसके जो कंसंट्रेशन, उस पर जो पावर है अल्फा, यही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो कितना होगा। ठीक है, ए वाला भी डिसाइड करेगा, लेकिन अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो अल्फा। ठीक है, और आप बात करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी पे कितना है पावर, तो बीटा। यानी इस जो रिएक्शन मैंने लिखा है, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, अगर मैं बात करूंगा इस रिएक्शन का ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए तो अल्फा, और ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी रिएक्टेंट तो बीटा। अगर मैं बात करूंगा ओवरऑल, भाई देखो दो चीजें हैं इसमें, रिएक्टेंट दो थे, एक तो था आपका ए, एक दूसरा क्या था, बी। अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब मैं कुछ नहीं बोला, ना तो बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू ए, ना तो बोला मैंने विथ रिस्पेक्ट टू बी, मैंने बोल दिया बस सिंपली कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दोनों का, देखो दो ही रिएक्टेंट है, दोनों का ऑर्डर का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समेशन। तो समेशन का मतलब यहाँ पे क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में
जो भी आर्डर होगा उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो जो आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। बात समझ में आई? चलो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे जो पावर आएगी, ये तो बात सही है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उस पर कितना पावर आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। जो आप लिखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उस पर कुछ पावर भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज देखना, जैसे मान लो कि इसी पे मान लो कि अब सपोज दैट अब मेरे पास में कोई ऐसा है, मैं दे देता हूँ। देखो मैं जो समझाना चाह रहा था मैं इसको समझाऊंगा। मैं ये समझाना चाहता था कि जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखा हुआ है वही डिसाइड करने वाला है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। सपोज दैट कि मान लो कि ए है, ए से बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है पी में, ठीक है। अब मान लो कि इसके लिए हमने जब रेट लिखा तो रेट हमने ये पाया कि रेट प्रोपोर्शनल टू सपोज दैट आया मेरा ए पे पावर आ गया, सपोज दैट आपका 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब जब इसको लिखो, आपने कैसे लिखा, ऐसे लिखा आपने, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल टाइप रखे और ए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आप देख रहे हो कि अगर मैं ए के कंसंट्रेशन को क्या करूँ, 2 गुना कर दूँ, क्या कर दूँ, 2 गुना, यानी ए के जगह पे 2a कर दूँ, तो कितना हो जाएगा, पहले से कितना रेट हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी रेट अगर कंसंट्रेशन को आप 2 गुना बढ़ाते हो तो रेट भी 2 गुना बढ़ जाएगा। चलो अच्छी बात है, 2 गुना बढ़ाने पे 2 गुना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ाने कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाने पे रेट भी क्या हो रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है। चलो ठीक है, देखो ये पावर का कमाल देखो, पावर का कमाल देखो। तो ये आपका हो गया। अब मान लो कि यहीं पे सपोज दैट 2 होता तो क्या हो जाता, तो क्या होता है कि मान लो कि इसको 2 गुना करते हैं, आप इसको 2a करते तो इसका रेट हमारा 4a हो जाता। यानी इसको आप कंसंट्रेशन को 2 गुना करते हैं तो रेट कितना होता है, 4 गुना। जरा सोचो कि पहले केस में क्या हो रहा था कि 2 गुना करने पे रिएक्शन का रेट कितना गुना हो जा रहा था, तो 2 गुना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब 2 हो गया तो क्या होगा कि जैसे 2 गुना बढ़ाएंगे तो बढ़ गया 4 गुना। अब बताओ कितना बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। पहले 2 गुना पे 2 गुना बढ़ाओगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट कितना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर सपोज है अब यहीं पे 3 होता तो क्या होता, 3 जैसे ही 3 लिखते तो यहाँ पे 3 लिखते तो क्या हो जाता आपका 27 गुना, यानी 3 अगर दो मतलब हाँ सपोज 2 गुना में बढ़ाता इसको, कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाता तो 2 गुना बढ़ाते तो कितना हो जाता, 8 गुना। अब जरा सोचो, 2 पहले तक 2 गुना पे 2 गुना बढ़ता था, फिर बाद में क्या हुआ, जब 2 पावर 2 आ गया तो 2 गुना बढ़ाने पे 4 गुना। अब क्या हुआ, 2 गुना बढ़ाने पे 8 गुना रेट बढ़ जा रहा है, 8 गुना रेट बढ़ जा रहा है। तो क्या है वो पावर, यही पावर तो डिसाइड कर रहा है कि रेट कितना हो रहा है। देखो पावर के डिफरेंस से कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। सपोज दैट ये चीज हो जाए, ऐसे हो जाए, सपोज दैट अब यही उल्टा देख लो, अब पावर -1 हो जाए, क्या हो जाए, पावर -1 हो जाए, तब क्या होगा, अगर सपोज दैट इसको 2 गुना बढ़ा दिया, अब क्या हो जाएगा, आप इसको अगर इस तरीके से लिखते हो तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ऐसे यहाँ पे घबराना नहीं, इधर देखो रेट प्रोपोर्शनल तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो पहले इस तरीके से आप लिखते ए पे पावर -1, ठीक है, इस तरीके से लिखते। अब क्या करो, 2 पे पावर -1 ऐसे लिख दो ना, अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, यानी रेट इसको क्या लिखोगे 1/2, यही तो होगा। और ये यानी आप क्या हुआ कि आप 2 गुना बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 2 गुना कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाने पे क्या हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, पहले तो बढ़ रहा था, पहले केस में जब पॉजिटिव पावर था, अब क्या था, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है उल्टा रेट घट जा रहा है। यानी 2 गुना बढ़ाने पे 2 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाने पे 2 गुना रेट घट जा रहा है, 2 गुना रेट घट, यानी जो पहले था रेट उससे 2 गुना घट जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। क्या देखो यहाँ पावर का कमाल बहुत ही जबरदस्त आ रहा है यहाँ पे। तो आज इसलिए मैं बोला कि मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वह पावर जो किसी रिएक्शन के रेट को डिसाइड कर रहा है वह क्या कहलाएगा, ऑर्डर। मैं थोड़ा सा तो ऑर्डर जो है आपको दूसरी नंबर है कि आपको
रिएक्शन को देख करके नहीं बता देना है किसका ऑर्डर है वो। सपोज दैट कोई रिएक्शन लिखा हो, सपोज दैट मान लो H2 + Cl2 लिखा है, H2 + Cl2 लिखा है। अब इसके लिए अब मतलब ऐसे बन रहा है 2HCl। अब आपके लिए मैं ऐसे कहूँ कि रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लगाओगे रेट प्रोपोर्शनल टू आपके हिसाब से ऐसे लिख दोगे, ऐसे ही लिख दोगे ना। इसकी पावर 1 था, मतलब यहाँ पर भी एक था, तो मान लीजिए जरूरी नहीं कि जो पावर है जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है यही इसके ऊपर पावर जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो पावर होता है वो पावर हम अपने हिसाब से या रिएक्शन को देख करके जो यहाँ पे लिखा है बस यहाँ पे लगा दो, ये जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मैं लगा दूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ऑर्डर होता है वह क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है, इसको आप देख करके नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ऑर्डर मैंने बताया, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी बता दिया और ऑर्डर बता दिया। तो जैसे मान लो, हाँ रेट एक्सप्रेशन में लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, तो रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से बताता हूँ। इस मान लो कि हमारे पास वही फिर से मैं रिएक्शन लिखता हूँ, A और B और क्या बन रहा है C, इस तरीके से। अब देखो अगर आप रेट लिखना चाहते हो, रेट, तो रेट देखो आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या बोला था, याद है आपको? ये बोला था कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली proportional to rate of reaction will be directly proportional to concentration of reactant to the rate of reaction will be directly proportional to concentration of reactant is to raise power, is to raise the power, is raised to the power, each raised to the power may or may not equal, may or may not equal to stoichiometric coefficient, ठीक है। क्या बोला है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है और उस पर कुछ पावर लगा होता है, उस पर क्या होता है, ईच रेस्ट, और सभी पे क्या होता है, कुछ ना कुछ पावर होता है, और जो पावर होता है मे आर मे नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो पावर होता है वो पावर जरूरी नहीं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो, जैसे सपोज है। हाँ, अब इसके लिए आप लिखना चाहते हो तो देखो रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखो ना, ए है तो ए का कंसंट्रेशन, बी है तो बी लगा, चलो लगा दिया। इस कंसंट्रेशन भाई जितने भी रिएक्टेंट थे उनका कंसंट्रेशन का आपने प्रोडक्ट लिख दिया, तो भाई जाहिर सी बात है जितने रिएक्टेंट है उनको सबको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा उनका कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर में आर में नॉट, मतलब सभी पे कुछ ना कुछ पावर होगा। अब पावर मुझे नहीं पता पावर है क्या, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे लिख दिया बीटा। ठीक है, अगर ईच टू रेज द पावर में आर में नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था तो ए, इसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए वाले का ए था और बी रिएक्टेंट का बी था, लेकिन हमने ए और बी यहाँ पे क्या लिखा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाया। इस पे जो पावर था, इस पावर को मैंने ए नहीं लिखा, ए के ऊपर ए नहीं लिखा, बी के ऊपर बी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे तो पता ही नहीं है। वो पावर कह रहा है कि पावर में या मे नॉट बी इक्वल, तो जब
मतलब इंश्योर, जब श्योर नहीं है हम कि जो पावर होगा वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो फिर हम लिख नहीं सकते। तो जनरली इस तरीके से लिखते हैं। तो हमको नहीं पता हो तो हमने इसे कुछ ऐसे पावर लिख दिया, ठीक है। आप जब आप इसको रेट को इस तरीके से लिखोगे तो रेट जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कुछ ना कुछ क्या कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो अब जब इस प्रोपोर्शनल हटा दिया हमने और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है ए, और इस तरीके से। अब आपसे कोई बात करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब क्या होगा, अब बताओ, देख करके बताओ। यही होगा ना कि देखो वही मैं बताया था कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे जो पावर होती है, ठीक है, वही डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब सबको सब जितने पावर है सबको पावर जोड़ लो, तो ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, अल्फा प्लस बीटा। तो ऑर्डर हमने बताया था ना, the sum of the power of concentration of reactant which decide the rate of reaction। तो इनमें सबको जोड़ लोगे, जो भी पावर होगा, ये रेट एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो भी चीजें लिखी हुई है रेट एक्सप्रेशन में, जो भी चीजें लिखी हुई है उनमें देखो कि पावर कितना है, उस पावर को जोड़ लो, और जब जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इधर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये चीज हो सकती है। देखो अल्फा जो है, अल्फा जरूरी नहीं कि ए के बराबर हो, जरूरी नहीं, हो सकता है कि ए के बराबर ना हो, मे आर बी नॉट बी। सपोज अगर इफ पहला केस ले लेता हूं, अगर मान लो कि अल्फा इक्वल टू ए हो गया और बीटा इक्वल टू बी हो गया, ठीक है, यानी जो है आपका ऑर्डर क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे अगर अल्फा इक्वल टू ए हो गया और बीटा इक्वल टू बी हो गया, ये क्या कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम, देखो जब यहाँ पे देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी लिखना है तो क्या लिखोगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए होगी, मैंने पहले बताया था कि जितने रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सबको उनको सबको योग कर दोगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगा, a प्लस बी, देखकर भी बता सकते हो a प्लस बी। और ऑर्डर क्या आया, आप देखो अगर इस केस में क्या करोगे, ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर क्या आएगा, a प्लस बी, यही आएगा ना, चाहे अल्फा लिखो चाहे बीटा लिखो, अल्फा लिखो चाहे लिखो, तो a प्लस बी। यानी इस केस में क्या है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम आ रहा है। तो जब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए सेम आने लगेगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यानी रिएक्शन कैसा है आपका, एलिमेंट्री रिएक्शन है। यही चीज मैं बता रहा था, एलिमेंट्री रिएक्शन का मैं और बता नहीं रहा था कि मैं वो डिफिनेशन बताऊंगा। यही डिफिनेशन है कि जब किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो जाए तो वह रिएक्शन किस टाइप का कहलाता है, वो रिएक्शन कहलाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, अब सपोज दैट ऐसा थोड़ी है कि मान लो इफ अल्फा नॉट इक्वल टू ए और बीटा इक्वल टू नॉट बी, अब क्या होगा, तो देखो इस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी देखो आप अल्फा की जगह पे नहीं लिख सकते और बीटा जगह पे बी नहीं लिख सकते, तो इस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी नॉट इक्वल टू ऑर्डर। इस केस में होगा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं होंगे। जब आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इस टाइप के रिएक्शन क्या बोलेंगे आप, क्या बोलोगे आप, इस टाइप के रिएक्शन को बोलोगे आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और देखो जो यहाँ पे ऑर्डर आया है ना, ऑर्डर जो भी पावर है या जो भी ऑर्डर है आपका, ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो कोई भी किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर निकाला जाता है वो कहाँ कैसे निकाला जाता है, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। आप देख करके नहीं बता सकते हो किसी रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा। ये चीजें हमने पढ़ी। बस आज का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक आज का है, बाकी तो आगे कंटिन्यू होगी इन चीजें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय काफी हो गया है। चलो, तो
मैं अगर बात करूँ यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँगा, क्या बात करूँगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो मैं इधर लिखूंगा, ऑर्डर लिखूंगा, ऑर्डर लिखूंगा, इधर क्या लिखूँ, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी जानते हो क्या है? मॉलिक्यूलरिटी जो होती है किसी रिएक्शन को, ठीक है, वो थ्योरेटिकली होती है। क्या होती है? थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली मतलब कैन बी प्रिडिक्ट, आप बता सकते हो कि इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। प्रिडिक्ट, आप क्या कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी ये होगी, ये आप थ्योरेटिकली बता सकते हो। लेकिन यहीं पे ऑर्डर नॉट, नॉट कैन बी प्रिडिक्ट, नो कैन बी प्रिडिक्ट, कोई भी नहीं बता सकता। इट इज एक्सपेरिमेंटल, इट इज एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल होता है भाई, आप देख करके नहीं बता सकते हो। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज होल नंबर, क्या होता है? ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर ऑलवेज होता है, ऑलवेज हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है, यानी फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे फ्रैक्शन का मतलब 1/2, कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, जो भी होगा होल नंबर में होगा। अब ये क्या है, इसमें क्या है? होल नंबर, फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन हो सकता है, इसमें तो फ्रैक्शन हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या, ये तो निगेटिव हो सकता है, निगेटिव कैन बी निगेटिव, निगेटिव हो सकता है। अगर और बात करोगे आप तो ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा क्या होता है, निगेटिव कभी हो नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये सारी मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो ये सारे मैं डिफरेंस के बारे में बात कर रहा था। तो आपका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि आपके होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन तो होने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। ये सारे डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस था उस चीज़ को मैंने बताया था। जैसे थ्योरेटिकली है कैन बी प्रिडिक्ट और एक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, एक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस यहीं तक, बाकी चीज़ें जो है, जो भी बचे कुचे रहेंगे बेसिक चीज़ें हम उनको आगे पढ़ लेंगे, बाकी फिर आगे देखते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लो किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको आया कितना, 1 आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, 1 आया, तो हम लोग इसे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलेंगे? यूनी, इसका किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 आया तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। अगर 2 आया तो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 3 आया तो ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यानी ऑर्डर, तो किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, यानी 0 ऑर्डर का भी रिएक्शन होता है, 1 ऑर्डर का भी रिएक्शन होता है, 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का भी, 3 ऑर्डर, इस तरीके। मोस्टली 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 3 तक मैक्सिमम होता है। बाकी ऑर्डर जो है तो किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है 3 से ज़्यादा नहीं होता, मोस्टली टाइम ऐसा होता है। तो ऑर्डर देखो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया तो उसे बोलेंगे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 हुआ तो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, 2 हुआ तो बाईमॉलिक्यूलर। इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ने मिलकर देख लेंगे और कुछ क्या कर लेंगे हम कि पढ़ लेंगे। और फिर देखो, हाँ, अभी जो मैं लिखा था ना, रेट इज इक्वल टू, ये मैं लिखा था
के, कोई के क्या है, कोई रेट कांस्टेंट है, क्या है रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है भाई। मैं वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा फास्ट में चला गया इसलिए नहीं बता पाया, ठीक है। तो ये जो मैं बताया था, सॉरी अल्फा बीटा, ये जो चीज बताता है, ये जो रेट है ना, ये है आपका, देखो इससे पहले एक रेट का और स्पेशल लिखा था जो यहाँ पे ऐसे था, स्मॉल टाइप का था, इस टाइप का जो था, इसको बोलते थे हम लोग थ्योरेटिकल, और इसको क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। वो आगे चीजें हम देख लेंगे, बाकी यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।